हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन बच्चे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोगों ने अब तक 2 वीडियोस देखी और बहुत अच्छे से हमने दोनों में इंपॉर्टेंट कंटेंट को कंप्लीट किया। आज हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है, हम स्टार्ट करेंगे बच्चे फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ। बहुत अच्छा है, बहुत कंसेप्शनल है, आपको बहुत सारी चीज़ें का जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करते हैं उनका यहाँ पर आपको नॉलेज हो जाएगी। तो आप फिर से फोकस करेंगे बच्चे और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने ग्रुप्स में भी करा देना। आगे हम बढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको उस दिन बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, और होपफुली आपको याद भी होगा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। मैंने आपसे कहा था अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़कर, हमारी कंट्री करेंसी कौन सी है? रुपीज, इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो दिनार है, चाहे वो यूरो है, चाहे वो कोई भी करेंसी है, उन सबको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? ऑल करेंसीज other than domestic currencies are known as foreign exchange। फॉरेन एक्सचेंज को बेटा मैं फोरेक्स बोलूंगा, ठीक है, आप समझ जाना। जब मैं फोरेक्स लिखूंगा तो मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। तो अपनी करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसी हैं वो सब फॉरेन एक्सचेंज होती है, ठीक है सर। एग्जाम्पल, हमारी डोमेस्टिक करेंसी आपको पता है ना क्या है? हमारे साथ डोमेस्टिक करेंसी तो रुपीज होती है, ठीक है। तो ऑल अदर करेंसीज जैसे डॉलर वगैरह होते हैं, ये सब एटसेट्रा हमारे लिए क्या है? फॉरेन करेंसी है। ये सब क्या है? फॉरेन करेंसी हैं, फॉरेन एक्सचेंज हैं, या फोरेक्स हम इसे कह सकते हैं। तो फॉरेन करेंसी क्या है? अपनी करेंसी को छोड़कर बाकी सारी करेंसी फॉरेन करेंसीज होती है या फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है सर। ये तो आ गया है समझ में। अगला जो पॉइंट है बेटा वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से बदलते हैं तो कुछ एक्सचेंज रेशियो होती है ना। जैसे मान लेते हैं एट प्रेजेंट $1 70 का आ रहा है, तो ये एक्सचेंज रेशियो है अमेरिका के लिए, हो सकता है ऐसा। तो क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट इज द रेट at which currency of a country is exchanged with the currency of other country। जिस रेट पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से बदला जाता है हम उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर $1 में 50 इंडियन रुपीज हैं, $1 में 50 इंडियन रुपीज हैं, तो ये एक्सचेंज रेट है अमेरिका के लिए। किसके लिए? अमेरिका के लिए। सर इंडिया के लिए कैसे बोलेंगे? बेटा बोलने की जरूरत नहीं है वैसे तो। इंडिया को आप चेक कर सकते हैं, 50 रुपए में इंडिया को क्या मिल रहा है? $1। तो $1 में क्या मिलेगा? $1 में सर 1/50 मिलेंगे फिर तो। हाँ जी, तो इसको हम बोलते हैं 2 सेंट। क्या बोलते हैं इसको? 2 सेंट करेंसी। तो आपको नॉर्मली जस्ट क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट? जिस रेट पर एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से बदली जाती है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। डन है बच्चे? हाँ सर डन है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? और ऐसे पूछेगा इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स
जब डेप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट्स पूछता है और एप्रिसिएशन होता है तो इंपोर्ट पूछता है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और उसका इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट, आप इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है। $1 मान लो 50 रुपए का है और वही डॉलर आज आपको 60 रुपए में मिल रहा है, तो बच्चे इस सिचुएशन को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इस केस में क्या हुआ, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। जो डॉलर पहले मुझे 50 रुपए का मिल जाता था ना, आज वही डॉलर 60 रुपए में मिल रहा है। आपने बहुत बार न्यूज चैनल में चेक किया होगा, न्यूज आती है कि रुपया गिरा, डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट, या रुपया धड़ाम से गिरा। धड़ाम से गिरने का मतलब यही होता है जब रुपीस की वैल्यू कम हो जाती है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों होता है, किन कंडीशंस में ऐसा होता है कि रुपया कम वैल्यूएबल हो जाता है। फिर मैं आपको बताता हूं ना बेटा। आप अमेरिका से बहुत ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। अमेरिका एक अच्छी कंट्री है, बड़ा ट्रेडिंग नेशन है और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका के पास अपने डॉलर्स तो लिमिटेड ही होंगे ना भाई। आप भी अमेरिका में जाके सामान खरीद रहे हो और देश भी आ रहे हैं, तो जब अमेरिका को दिखता है कि उसके डॉलर की हाई डिमांड है, तो पता है वो क्या करता है, वो अपने डॉलर के रेट बढ़ा देता है ताकि लोग पीछे हटना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे डॉलर महंगा होगा मैं पीछे हट जाऊंगा। तो इस तरह से वो डिमांड सप्लाई को बैलेंस किया जाता है। तो आपने बचपन से पढ़ा है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ा पाते आप उसके अकॉर्डिंग। तो यही बेटा एक रीजन होता है किसी भी करेंसी का डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के पीछे। तो अगर आपसे कोई पूछे डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप बहुत सिंपल वे में बताना, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स fall in value of domestic currency। डेप्रिसिएशन का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में कमी आना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी की टर्म्स में हमारी करेंसी की वैल्यू में कमी आती है तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल। मानते हो आप मेरी ये बात? इससे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, इससे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। एंड वी नीड मोर डोमेस्टिक करेंसी टू बाय द फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज खरीदने के लिए अब हमें ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है ना बेटा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इससे हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और हमें ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ती है फॉरेन करेंसी लेने के लिए। यह बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, बड़ा आसान सा तो बताया है आपने। जब आपको यह बात समझ में आती है तो फिर आप ये बात भी समझेंगे, इफेक्ट्स ऑन एक्सपोर्ट। अब आप खुद ही बताओ, ऐसी उसमें कंडीशन में एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगे। सर एक्सपोर्ट बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्लियर तो कर दो सर क्यों बढ़ेंगे। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अब $1, जो डॉलर पहले 50 रुपए का सामान खरीद रहा था, अब उसी डॉलर से 60 रुपए का सामान खरीदा जा सकता है। तो फॉरेन कंट्रीज जो हैं उनके लिए हमारे देश में सामान खरीदना इजी हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट चीपर हो जाते हैं, इसलिए फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं और यहां से सामान खरीदते हैं। लेकिन हमारे लिए वहां से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो सामान पहले हमें 50 रुपए मिलता था $1 वाला, आज उसे सामान के हमें 60 रुपए देने पड़ेंगे। सामान तो $1 का ही है, लेकिन वो डॉलर 60 रुपए का हो गया। तो आप समझ रहे हैं? तो हम इंपोर्ट तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फॉरेनर हमारे सामान जरूर खरीदेंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है बच्चे? तो एक्सपोर्ट विल इंक्रीज बिकॉज with the same amount of foreign currency foreigner can buy more goods from domestic currency, from domestic country। तो सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी से अब वे डोमेस्टिक करेंसी से ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। तो मैं सीधा सीधा ऐसे बोल दूं क्या मैं
कि डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, तो सर इंपोर्ट कम हो जाएंगे। यस, बिल्कुल सही बात है। मेरे लिए तो खरीदना महंगा ही होगा, मैं क्यों खरीदूंगा जाकर, इंपोर्ट कम हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल पढ़ के रखेंगे, एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। सर ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है सर। ठीक है बेटा, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं जिसका नाम है एप्रिसिएशन। जिसका नाम क्या है बेटा? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सभी बच्चे कह रहे हैं सर ये तो आप हमें बताओ मत, ये तो हम खुद ही समझ गए ना, इसको तो हम कर ही लेंगे। मैंने पूछा कैसे? सर पहले आपने कहा था अगर $1.50 का था, पहले डॉलर 50 रुपए में आ रहा था, और अगर आज वो $40 में आने लगा, जो डॉलर 50 रुपए का था वो $40 में आने लगा, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर बिल्कुल बढ़ जाएगी। पहले 50 रुपए मिलकर एक डॉलर बनाते थे, आज 40 रुपए मिलकर एक डॉलर बनाने में रुपए थोड़ा सा मजबूत हो गया। अब रुपए थोड़ा सा मजबूत हो गया तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा डॉलर लेने के लिए, कम पैसा देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? अब हम कम रुपीज में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री के लिए हमारे देश में महंगा पड़ जाएगा खरीदना। तो जब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो साथ में आपसे पूछेगा इफेक्ट ऑन इंपोर्ट। क्या पूछेगा आपसे? इफेक्ट ऑन इंपोर्ट। 100% श्योर हूं मैं कि आपसे इफेक्ट ऑन इंपोर्ट ही पूछेगा। इस साथ में मैं आपको बताऊंगा दोनों, लेकिन वो पूछेगा ये। ठीक है बच्चे? तो अगर आपसे कोई पूछे एप्रिसिएशन क्या है, तो यूज दीज पॉइंट्स। पहला पॉइंट बेटा आप क्या लिखेंगे? Appreciation means rise in value of domestic currency in terms of foreign currency। जब फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। दूसरा पॉइंट, it makes domestic currency more valuable। इससे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। सर बिल्कुल सही बात है। एंड वी नीड लेस डोमेस्टिक करेंसी टू बाय फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए अब हमें कम डोमेस्टिक करेंसी की जरूरत पड़ती है। सर तीनों पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, बस आप इफेक्ट्स और लिख के बता दो। बेटा समझ में आ गया तो इफेक्ट तो बहुत आसान है। इफेक्ट तो प्यारे बच्चों ये है कि इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज विल इंक्रीज। क्यों सर? बिकॉज विद द सेम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी more goods can be bought from other country। उतने ही रुपया से आप दूसरी कंट्री से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। सर हमें समझ में आ गई हैं आपकी दोनों बातें। आप फिर थोड़ा सा छोटे से में लिख के बता दो बस इसको। मैं तो बेटा बिल्कुल बता रहा हूं। देखो, एप्रिसिएशन से इंपोर्ट बढ़ते हैं क्योंकि चीपर हो जाता है खरीदना, और प्यारे बच्चों एक्सपोर्ट कम होते हैं क्योंकि विदेशियों के लिए कॉस्टलियर हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया आज अभी तक 4 चीजें। सर सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है? सारी करेंसीज अपनी करेंसी को छोड़कर। ठीक है सर। फिर मैंने बताया था फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिस रेट पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से बदला जाता है। 2 चीजें।
फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर, आपने पढ़ाया था डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या पढ़ा इसमें? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और हमें डॉलर से बदलने के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे, तो सर हम इंपोर्ट तो ऐसी कंडीशन में करेंगे नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट जरूर बढ़ जाएगा। यही मैंने आपसे बताया। फिर आपने क्या पढ़ा? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सर ये क्या था? जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, $1 50 रुपए का और वो या 40 का हो गया, तो इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। गॉट इट? एप्रिसिएशन में हम बाहर से सामान खरीदेंगे, इंपोर्ट करना इजी हो जाएगा और एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, तो फॉरेनर को अट्रैक्ट नहीं करता एप्रिसिएशन। ये गॉट इट? देन आगे बढ़ते हैं। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट की बातें। अब क्या बताने वाले हैं आप बेटा? अब मैं आपको बताने वाला हूं सोर्सेज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब करते हैं? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब होती है? तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम कब कब करते हैं, किन किन कंडीशंस में करते हैं? ठीक है सर, बताइए बेटा। देखो, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब करेंगे आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड? जब भी कभी भी आपको दूसरी कंट्री में कोई पेमेंट करनी है, दूसरी कंट्री में जब भी आपको कोई पेमेंट करनी है, तो आप क्या करेंगे? आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, तो यू विल डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। बात सही है? जब भी कभी फॉरेनर हमारे देश में आएंगे, कैसे भी हमारे देश में बाहर की कंट्री खर्च करेगी, तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर सिंगल वर्ड बोलूं तो व्हेन वी हैव टू मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, तो जब भी हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है बेटा। सर कुछ सिचुएशन बता देंगे क्या? हाँ जी बताएंगे। परचेज यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कभी भी दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, पेमेंट करेंगे आप? यस सर। परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, या फॉरेन कंट्री में आप जब भी कुछ एसेट्स परचेज करेंगे, क्या मैं इसे इन्वेस्टमेंट का नाम दे दूं सर? बेटा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का ही नाम है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको पैसा चाहिए होगा, फॉरेन करेंसी। फॉरेन टूरिज्म, हाँ सर ये तो समझ में आता है, हम घूम के भी आए हैं भारत से बाहर। तो जब आप फॉरेन टूरिज्म पर जाएंगे, जब आप बाहर टूरिस्ट बन के जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो वहां की करेंसी तो दोगे, इंडियन करेंसी थोड़ी चलेगी। फोर्थ, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। अगर आप विदेशों में कुछ पैसा भेज रहे हैं, डेट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, डेट मे बी रेमिटेंसेस, रिश्तेदारों को पैसा भेजना, डेट मे बी डोनेशन, तो हमेशा आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। यस सर। नेक्स्ट है बच्चे लास्ट हमारा, फॉर स्पेकुलेशन पर्पस। सर ये क्या आ गया नया वर्ड? ये तो वर्ड सुना सा तो है बेटा। स्पेकुलेशन होती है सट्टेबाजी। क्या होती है? सट्टेबाजी। सर ये कैसे करते हैं स्पेकुलेशन? मैं बताता हूं आपको। आज $1 50 रुपए का है, सस्ता हो रहा है, मैंने बहुत सारे डॉलर लेके रख लिए। कल को जब डॉलर मार्केट में महंगा होगा ना और सप्लाई जब बहुत कम हो रही होगी, तो मैं मार्केट में ब्लैक में बेच सकता हूं। तो जो बंदे फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं, आप जब कभी आउट ऑफ इंडिया जाएंगे ना, तो आपको एयरपोर्ट पर ही कुछ बंदे मिलेंगे जो करेंसी एक्सचेंज कर रहे होंगे। वो ना करेंसी लेके रख लेते हैं, सस्ती होती है, और जब महंगे होते हैं उनको बेचते हैं मार्केट में। ठीक है, वैसे तो ऑफिशियल इंस्टॉल भी बने होते हैं, ऑफिशियली आपको मिलेंगे तो आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे वहां पर करेंसी वाले, लेकिन इस तरह के लोग भी आपको बहुत मिलते हैं वहां पर।
समझ रहे हो आप ये वाली बात? हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। अब जब भी हमें कभी बाहर विदेशों में पेमेंट करना होगा तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि किन कंडीशन में आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। आगे बढ़े बेटा। सर अगला आपने लिखा है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जब भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, यानी कि जब फॉरेनर्स इंडिया में आके कुछ भी खर्चा करते हैं किसी भी तरह से, तो सर 5 पॉइंट तो इसके भी होने चाहिए ना बेटा। मैं तो सेम कह रहा हूं। पहला, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री में, तो आपके पास फॉरेन करेंसी आ जाएगा। दूसरा मेरे बच्चों, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेनर्स इन डोमेस्टिक कंट्री। जब फॉरेनर्स डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा, when foreigners come for domestic tourism, अगर बाहर के लोग हमारे देश में टूरिज्म पर आते हैं। हाँ सर, ये भी बात सही है। यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एब्रोड, अगर आपको एब्रोड से किसी भी तरह का यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है, जो मैंने आपको बताई दिया है, जो मैंने आपको ये बता दिया है कि यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था क्या होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, डोनेशन, ये सब यूनिलेटरल ट्रांसफर का पार्ट होते हैं। सर फिफ्थ फिर तो वही बचा ना, स्पेकुलेशन। यस बच्चे, स्पेकुलेशन के केस में डिमांड सप्लाई दोनों ही होती है ना। तो आपको समझ में आ गई है मेरी बात कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब करते हैं और उसकी सप्लाई कब होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं आज हम एक्चुअली। तो ये आपने देखा कि कब डिमांड सप्लाई, इससे पहले आपने पढ़ा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इससे पहले आपने पढ़ा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट, उससे पहले आपने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज, और उससे पहले आपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आपने चैप्टर स्टार्ट किया था जब ये, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी भी तरह की। बेटा अब जो मैं चीज पे जा रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है वो। उसके बाद बस उसी के ऊपर डिपेंडेंट चीजें आप पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर, करा दो इसको भी। डिटर्मिनेशन, नहीं डिटर्मिनेशन बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होती है इन चीजों की। जिनको नोट्स चाहिए हो, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, मैं उन्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। और बाकी सभी बच्चे जिनको भी जरूरत है वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। फॉरेन एक्सचेंज रेट ये दो तरह की होती हैं बेटा। पहली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब सिस्टम बोलो या रिजाइम बोलो, बात एक ही है। और एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग भी बोल सकते हैं, रेट सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रेट दो तरह का होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दो तरह का फॉरेन एक्सचेंज रेट है। सर फिक्स्ड कैसा होता है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है तुम्हें। अंडर दिस फॉरेन एक्सचेंज रेट, बेटा FER बोलूंगा, कॉपरेट करना, समझने का प्रयास करना। फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए मैंने FER यूज किया है। अंडर दिस फॉरेन एक्सचेंज रेट इज determined by government,
इसके अंदर जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सर गवर्नमेंट कैसे करती है? बेटा गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कर सकती है या फिर करेंसी ऑफ अदर कंट्री की फॉर्म में। तो मुद्दे की बात सर क्या है? मुद्दे की बात यह है कि इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो सर फ्लेक्सिबल में कौन करता है? अंडर दिस रेट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके सर, तो ये तो सर हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। अगर हम डिमांड ज्यादा करेंगे तो रेट बढ़ जाएंगे, डिमांड कम करेंगे तो रेट कम हो जाएंगे, या सप्लाई ज्यादा हो रही है तो रेट कम हो जाएंगे। तो ये तो बेटा मार्केट वाली सिचुएशन हो गई, मार्केट वाली। जैसे यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड कर रहा है? डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, कि डिमांड घटती बढ़ती है तो रेट को भी अपने आप करेंगे। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। और डोंट फॉरगेट द नेम। नेम क्या है? फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, चेंज नहीं करेगी गवर्नमेंट इजीली इस चीज को। तो सर इनके कुछ फायदे नुकसान भी होते होंगे? बेटा बिल्कुल होते हैं फायदे नुकसान, यही तो खेल है। बस थोड़ा सा हेडिंग्स में बताऊंगा बेटा, समझाऊंगा पूरा लेकिन बताऊंगा हेडिंग्स में। सबसे पहला स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी का मतलब? बेटा इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी मतलब रेट आसानी से बदलेगा नहीं। हां सर ये बात तो ठीक है। तो सर फिर तो ये पॉइंट भी बोलो ना, नो स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी नहीं होगी इसमें। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दिया तो आप मुझे ये बताओ फिर स्पेकुलेशन की बात ही कहां रहेगी? क्योंकि कल को रेट घटेंगे बढ़ेंगे तो है नहीं। अब रेट घटेंगे बढ़ेंगे नहीं तो वो जो बेचारे उम्मीद लगा के बैठे थे कि कल को महंगा होने पर बेच देंगे, वो कहां से बेचेंगे? तो यहां पर रेट नहीं बदलेगा तो स्पेकुलेशन नहीं होगा। सही बात है सर ये तो। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है। सर कैसे होता है? प्यारे बच्चों, जब करेंसी में फ्लैक्चुएशन के चांसेस हैं ही नहीं, अनसर्टेनिटी है ही नहीं, तो क्या लोग पैसा लगाते हुए डरेंगे क्या? सर बिल्कुल नहीं डरेंगे। अमाउंट तो सेम ही रहना है सर रेट का। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं। जैसे अगर ये वाला होता ना फ्लेक्सिबल, इसमें लोगों को मन में थोड़ा टेंशन रहती है अनसर्टेनिटी की। जैसे आप खुद ही ले लो, मान लो मैंने आज सोना खरीदा 50,000 रुपए के हिसाब से और कल वो 45,000 हो गया, तो मुझे क्या लगेगा? यार बता, आज खरीद लिया, कल खरीद लिया, आज लेना चाहिए था, सस्ता हो गया। वहां पे फ्लक्चुएशंस में आपके इंसान को अनसर्टेनिटी रहती है। लेकिन यहां तो बदलेगा नहीं ना, 50 ही तो 50 ही रहेगा, तो टेंशन है नहीं, अनसर्टेनिटी का डर नहीं है। तो इसलिए यहां पर प्रमोट होता है इंटरनेशनल ट्रेड। पैसे लगाते हो कोई घबराता नहीं है। सर डिमेरिट भी है? बेटा ये मेरिट्स थे। जहां बेटा अच्छाइयां होती हैं वहां बुराइयां जरूर होती हैं, तो डिमेरिट्स भी हैं। सर पहला, अगेंस्ट फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट। आज की डेट में ना लोग फ्री मार्केट चाहते हैं। फ्री मार्केट मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं चाहते, अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यहां तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का रोल प्ले करना है। तो गवर्नमेंट रोल अगर इसमें आ गया है, तो फिर से रिकॉल कर रहा हूं, अगर इसमें गवर्नमेंट का रोल आ गया है, अगर गवर्नमेंट का रोल आ गया है, तो फिर तो लोगों को फ्री मार्केट मिलनी नहीं, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रही है। और बेटा एक इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ती है। सर ऐसा क्यों है? वैसे बेटा ऐसा इसलिए है, कल को जब लोग मार्केट में डिमांड करते रहेंगे तो गवर्नमेंट पूरा कहां से करेगी? तो रिजर्व तो उसे रखना पड़ता होगा ना। इस वाले में तो मैनेज कर लेंगे। जैसे यहां पे आया लोग, जैसे लोग आए बहुत सारे डॉलर लेने, हम महंगा कर देंगे, महंगा करेंगे तो अपना पीछे हट जाएंगे कि यार महंगा हो गया, अब नहीं ले रहे। तो यहां तो इस तरह चलता है। लेकिन यहां क्या कर सकती है गवर्नमेंट? यह तो फिक्स रेट है, यहां तो नहीं बदल सकती ना। हाँ सर बात समझ में आ गई है। सर इसके भी मेरिट डिमेरिट होते हैं? बेटा इसके भी मेरिट डिमेरिट होते हैं सर, लेकिन इसे हम खुद भी कर सकते हैं। हम उसका ना ऑपोजिट कर देंगे इसमें। आप इंटेलिजेंट हो बच्चे, बिल्कुल कर सकते हो। पहला,
फ्री मार्केट। यस सर, तो इसका मतलब नो गवर्नमेंट रोल, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। सर ये थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। बेटा एक बात बताओ, डॉलर सस्ता हो गया, मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने कहा डॉलर खरीद लो, सस्ता हो गया। और जब महंगा हो गया, मैं क्यों खरीदूंगा भाई इतना महंगा, मैं अपने पैसा खर्च नहीं करूंगा। तो जब अपने पैसे का बेस्ट यूज करेंगे ना, हम सस्ता होने पे खरीद लिया, महंगा होने पे नहीं खरीदा, तो बेस्ट यूज होगा, तो रिसोर्स का ऑप्टिमम एलोकेशन होगा। और इसमें नो रिजर्व रिक्वायर्ड, आपको किसी भी तरह के रिजर्व की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सर डिमेरिट्स क्या है? बेटा यहां स्पेकुलेशन होगा, सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है क्योंकि यहां बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो यहां नहीं होगा तो कहां होगा स्पेकुलेशन। हाँ सर ये बात तो ठीक है। और सर दूसरी बात, बेटा दूसरी बात ये है कि जो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड है, डिस्करेज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इसमें डिस्करेज होगा, क्योंकि जब लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है ना कि यार मार्केट में तो फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, कल को आज महंगा डॉलर खरीद लिया, कल को सस्ता हो गया तो नुकसान में चले जाएंगे, तो इंटरनेशनल ट्रेड में इसमें दिक्कतें आएंगी। और तीसरा अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है बेटा, अनसर्टेनिटी की वजह से फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल नहीं हो पाता है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन बच्चे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, इसका जस्ट एक लेक्चर और रहता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।